हेलो एवरीवन, मेरा नाम संचल कुमार है। मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट बाय प्रोफेशन हूँ। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे कि इंपॉर्टेंट प्रोविजंस क्या-क्या हैं जीएसटी क्रेडिट अवेल करने के लिए। इन कंटिन्यूएशन ऑफ दैट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कौन-कौन से ऐसे सप्लाईज हैं जिस पे एक रजिस्टर्ड टैक्स पेयर को क्रेडिट नहीं मिलेगा या उनको क्रेडिट नहीं लेना चाहिए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फर्स्ट पार्ट डिफरेंट सर्कमस्टांसेस इन विच क्रेडिट कैन बी अवेल्ड, हम लोग ऑलरेडी डिस्कशन कर चुके हैं। सेकंड पार्ट ब्लॉक्ड क्रेडिट और इनएलिजिबल क्रेडिट आज हम लोग डिस्कशन करेंगे, और जो थर्ड पार्ट है वो आने वाले वीडियो में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक, ब्लॉक्ड क्रेडिट और इनएलिजिबल क्रेडिट। ब्लॉक्ड क्रेडिट और इनएलिजिबल क्रेडिट को हम लोग 8 भाग में बांट करके देखेंगे। पहला पार्ट है मोटर व्हीकल्स, सेकंड पार्ट है व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट, थर्ड पार्ट है एलाइड सप्लाई रिलेटिंग टू द मोटर व्हीकल और व्हीकल्स एंड एयरक्राफ्ट, फोर्थ पार्ट है सर्टेन गुड्स और सर्विसेज, फिफ्थ पार्ट है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, सिक्स्थ पार्ट है एनआरटीपी एंड पर्सनल कंजम्पशन, एनआरटीपी का मतलब नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन, सेवेंथ पार्ट है फ्री सैंपल, गिफ्ट, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ। यदि किसी भी गुड्स का आप फ्रीली सैंपल करते हैं, गिफ्ट दे दिए, लॉस्ट हो गया, तो उसके लिए क्या प्रोविजन है। एंड 8 पॉइंट है टैक्स पेयर अंडर सेक्शन 10, 74, 129 एंड 130। हम लोग 1 to 3 पॉइंट एक साथ देखेंगे। मोटर व्हीकल्स और एयरक्राफ्ट एंड रिलेटेड सर्विसेज। पहला बताते हैं क्या कि मोटर व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्संस विद सीटिंग कैपेसिटी लेस देन 13%, तो उस केस में आपको जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा। यानी कि मैं रेसिपिएंट हूं, मैंने मोटर व्हीकल्स परचेज किया फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन जिसकी सीटिंग कैपेसिटी 13% से कम है इंक्लूडिंग ड्राइवर, तो हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा, सिंपल। बट इसके कुछ एक्सेप्शंस हैं। एक्सेप्शन क्या है कि यदि मैं एज ए रेसिपिएंट मैंने उसको फर्दर टैक्सेबल सप्लाई करने के लिए मैंने यदि उसको परचेज किया है तो फिर मुझे क्रेडिट मिल जाएगा। यानी इसमें किसको कवर कर लिए, एजेंसी सर्विसेज, यानी कि जो कार की जो एजेंसीज हैं उनके लिए ये अप्लीकेबल है, वो क्रेडिट ले सकते हैं, नो इशू है। उसके बाद है टैक्सेबल सप्लाई ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, यानी कि आप फर्दर जो करते हैं टैक्सेबल सप्लाई फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर, इन दैट केसेस में आपको जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा है आप ट्रेनिंग इम्पार्ट करते हैं, इम्पार्टिंग ट्रेनिंग ऑन ड्राइविंग, यानी बहुत सारे ऐसे रजिस्टर्ड टैक्सेबल पर्सन है जो कि ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं ड्राइविंग ऑफ अ व्हीकल, तो उस केस में भी उनको भी क्रेडिट मिल जाएगा। यहाँ पे ध्यान में रखने वाली बात क्या है कि यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स कवर नहीं है, वो ध्यान रखिए। यहाँ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पर्सन है, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स नहीं है। यानी कि यदि आप कोई भी मोटर व्हीकल परचेज करते हैं फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स तो उसके लिए आपको क्रेडिट मिल जाएगा, नो इश्यू है। सेकंड पॉइंट है वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट। इन वेसल्स एंड एयरक्राफ्ट का यदि आप परचेज करते हैं तो अकॉर्डिंगली आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनके एक्सेप्शन बस वही याद रखिए, 4 पॉइंट है। वेसल और एयरक्राफ्ट का फर्दर टैक्सेबल सप्लाई करते हैं तो मिल जाएगा, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर के लिए किए हुए हैं तो मिल जाएगा, ट्रेनिंग देते हैं, किस चीज पर ट्रेनिंग देते हैं, या तो नेविगेटिंग पे या फ्लाइंग पे, और लास्ट में है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स, तो इन केसेस में आपको जो है क्रेडिट मिल जाएगा। मोटर व्हीकल्स का डिफिनेशन जीएसटी एक्ट में नहीं है, इनके लिए आपको जाना पड़ेगा मोटर व्हीकल्स एक्ट 1988 में, वहां जो मीनिंग्स है यहाँ पर भी उसी मीनिंग को कैरी किया गया है। कौन कौन से मोटर व्हीकल्स इस सेक्शन में कवर नहीं होते हैं, तो पहला बोला गया है कि वैसे व्हीकल्स जो कि फिक्स्ड रेल पे रन करते हैं, यानी कि ट्रेन वगैरह जो हो गए, उनको यहाँ कवर नहीं किया गया है। दूसरा है कि वैसे व्हीकल्स जो कि इनक्लोज्ड प्रीमाइसेस या फैक्ट्री में ही उसका यूज होता है, ठीक है, विद इन फैक्ट्री में ही आप उसका यूज करते हैं, इन दैट केसेस में आपको जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा, उस व्हीकल्स पे भी क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा, वैसे व्हीकल्स जिनके पास लेस देन 4 व्हील्स है एंड इंजन कैपेसिटी अप टू 25 सीसी तक है, तो उस केस में उनको जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा। अब है एलाइड सर्विसेज रिलेटेड टू मोटर व्हीकल्स, अदर कन्वीनियंस में वेसल्स और एयरक्राफ्ट में। तो पहला एलाइड सर्विसेज है जनरल इंश्योरेंस, सर्विसिंग, रिपेयर एंड मेंटेनेंस। इसमें बोला गया है क्या कि वो वैसे मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट जिस पे आईटीसी अलाउड नहीं था, अभी जो जिसका हम लोग जिक्र किए, उनसे रिलेटेड जितना जनरल इंश्योरेंस सर्विसेज है, सर्विसिंग है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, उसका भी क्रेडिट आपको नहीं मिलेगा, ठीक है। इसको अदरवाइज यदि बोले तो वैसे मोटर व्हीकल्स, वेसल्स, एयरक्राफ्ट जिस पे आईटीसी मिल रहा था उनसे रिलेटेड यदि जनरल इंश्योरेंस है, सर्विसिंग है, रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, आप अवेल करते हैं, ये सर्विसेज यदि आप अवेल करते हैं तो क्रेडिट आपको मिल जाएगा। इनके एक्सेप्शन है, पहला एक्सेप्शन है
कि मैन्युफैक्चरर ऑफ मोटर व्हीकल हो गया, व्हीकल एंड एयरक्राफ्ट, वो यदि जनरल इंश्योरेंस सर्विसिंग रिपेयर एंड मेंटेनेंस सर्विस अवेल करते हैं तो फिर उनको क्रेडिट मिल जाएगा। सेकेंडली, जो जनरल इंश्योरेंस सर्विस प्रोवाइडर है उनको भी जो उनके इनपुट्स होंगे जनरल इंश्योरेंस प्रोवाइड करने में, उन पे उनको क्रेडिट मिल जाएगा, नो इश्यू है। सेकेंड एलाइड सर्विसेज है लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग। यहाँ पर भी सेम प्रोविजन है। यदि वैसे मोटर व्हीकल्स, व्हीकल और एयरक्राफ्ट से लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग रिलेटेड है जिसपे आपको आईटीसी नहीं मिल रहा था, अभी जिसका हम लोग जिक्र किए कि आईटीसी कौन से मोटर व्हीकल पे, वेसल्स और एयरक्राफ्ट पे नहीं मिलेगा, इन दैट केसेस में यदि आप लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग सर्विस लेते हैं उस व्हीकल्स के अगेंस्ट में, इन दैट केसेस में आपको जो है क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसको भी यदि अदरवाइज हम लोग बोले तो वैसे मोटर व्हीकल, व्हीकल और एयरक्राफ्ट जिस पे आईटीसी हमको मिल रहा है, यानी अलाउड है आईटीसी लेने का, जो ब्लॉक नहीं है, उनसे रिलेटेड यदि लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग सर्विसेज लेते हैं तो आपको क्रेडिट मिल जाएगा। इनके दो एक्सेप्शन है। पहला, आपको क्रेडिट मिल जाएगा यदि आप लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग सर्विसेज जो प्रोवाइड कर रहे हैं वो सेम कैटेगरी का आप आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई भी कर रहे हैं, यानी कि लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग ही आपका आउटवार्ड टैक्सेबल सप्लाई है, इन दैट केसेस में आपको जो क्रेडिट मिल जाएगा। सेकेंडली, यदि ये जो लीजिंग, रेंटिंग और हायरिंग सर्विसेज है वो एलिमेंट है किसका, टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का, इन दैट केसेस में आपको वो क्रेडिट मिल जाएगा। सेकेंड पॉइंट है, यदि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज को अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ये सर्विसेज आपको प्रोवाइड किए हैं, इन दैट केसेस में उनको एम्प्लॉयर को क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। सर्टेन गुड्स और सर्विसेज फोर्थ पॉइंट में है, यानी कुछ गुड्स और सर्विसेज है जिसको स्पेशली ब्लॉक किया हुआ है, जैसे फूड एंड बेवरेजेस है, आउटडोर कैटरिंग, ब्यूटी ट्रीटमेंट, हेल्थ सर्विसेज, कॉस्मेटिक एंड प्लास्टिक सर्जरी, लाइफ इंश्योरेंस एंड हेल्थ इंश्योरेंस। इन सब केसेस में आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इनके कुछ एक्सेप्शन है। पहला एक्सेप्शन है कि यदि ये गुड्स और सर्विसेज आप यूज करते हैं फॉर फर्दर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई ऑफ द सेम कैटेगरी ऑफ गुड्स और सर्विसेज, इन दैट केसेस में आपको क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा, आप क्रेडिट ले सकते हैं। या फिर ये एलिमेंट है किसका, टैक्सेबल कंपोजिट और मिक्स सप्लाई का, इन दैट केसेस में भी आपको ये क्रेडिट ब्लॉक नहीं होगा, आप क्रेडिट ले सकते हैं। ठीक है। सेकंड है, यदि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉइज को अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन प्रोवाइड किए हैं तो एम्प्लॉयर भी उनका क्रेडिट ले सकता है। ठीक है। उसके बाद है मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर, तो स्ट्रेट वे आपको यहाँ पे क्रेडिट नहीं मिलेगा, बट इनके एक ही एक्सेप्शन है, यदि एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय के लिए अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन ले रखे हैं तो एम्प्लॉयर को क्रेडिट मिल जाएगा। तीसरा है ट्रेवल बेनिफिट एक्सटेंडेड टू एम्प्लॉइज ऑन वेकेशन सच एज लीव और होम ट्रेवल कंसेशन। इनके केस में भी एक्सेप्शन बस वही है कि यदि एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को अंडर स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन प्रोवाइड किए हैं तो एम्प्लॉयर को जो है क्रेडिट मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत सारे कंफ्यूजन इस टॉपिक में है, एक एक करके हम लोग डिस्कशन करेंगे। वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज पे क्रेडिट किस कंडीशन में ब्लॉक है, देखिए आईटीसी ऑन वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इमूवेबल प्रॉपर्टी इज ब्लॉक, यानी कि पहला तो होना चाहिए वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज, दूसरा होना चाहिए कंस्ट्रक्शन, तीसरा होना चाहिए इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी कि ये तीन कंडीशन यदि फुलफिल कर जाते हैं तो हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। ठीक है। तो वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट सर्विसेज का मीनिंग क्या होता है, तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है राइट साइड में, मीनिंग ऑफ वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट फॉर बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, कंप्लीशन, इरेक्शन, इंस्टॉलेशन, फिटिंग आउट, इंप्रूवमेंट, मॉडिफिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, रिनोवेशन, अल्टरेशन और कमीशनिंग करते हैं। किस चीज का, इमूवेबल प्रॉपर्टी का, जहां पे वेयर इन ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी इन गुड्स इज इन्वॉल्व्ड इन द एग्जीक्यूशन ऑफ सच कॉन्ट्रैक्ट, यानी गुड्स जो है वेदर एज गुड्स और इन सम अदर फॉर्म, या तो आप गुड्स एज सच उनको दे देते हैं या किसी और फॉर्म में देते हैं, वो इरेलेवेंट है, बट आपने क्या किया, जो सर्विस आप प्रोवाइड कर रहे हैं उसके उनके साथ साथ आप कुछ गुड्स का भी आप ट्रांसफर कर रहे हैं, राइट, ये बस होना चाहिए। ये सेम डिफिनेशन पहले भी था, बट यहाँ ध्यान में रखने वाली बात क्या है, ये जितने भी आपके टर्म्स हम लोगों ने देखे, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, रिपेयर, मेंटेनेंस, कमीशनिंग, वो सारा क्या होना चाहिए, इमूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड होना चाहिए। ठीक है, यहाँ ध्यान में रखिए। तो पहला वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट का डिफिनेशन पता चल गया। दूसरा है कंस्ट्रक्शन का मतलब क्या होता है। कंस्ट्रक्शन का यह इंक्लूसिव डिफिनेशन है। कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड करते हैं रिकंस्ट्रक्शन, रिनोवेशन, एडिशन, अल्टरेशन और रिपेयर टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन टू द सेड इमूवेबल प्रॉपर्टी, यानी जिस एक्सटेंट तक
आप अपने एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर देते हैं इमोल प्रॉपर्टी में, उस एक्सटेंट तक ये कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में कवर कर जाता है। ठीक है, दो चीज हमने यहाँ पर भी देखा, पहला तो इमोल प्रॉपर्टी को ध्यान में रखना है, सेकंड हमको ध्यान में रखना है कैपिटलाइजेशन कितना किया। ठीक है, अब इमोल प्रॉपर्टी का यहाँ डिफाइन किया गया है लॉ में क्या, तो बोलते हैं नहीं, इमोल प्रॉपर्टी का डेफिनेशन नहीं है, आपको जनरल क्लाउज एक्ट जो 1897 है में मेंशन्ड है उसी को आपको देखना पड़ेगा। इमोल प्रॉपर्टी में जनरली कवर होते हैं वैसे प्रॉपर्टी जो कि अर्थ से फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, यहाँ जो सेक्शन 17 का 5 है जिसको हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, इसमें वैसे वर्क कंट्रैक्ट को ही कवर किया गया है जो इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। पहले वाले लॉ में यानी कि जो प्रीवियस लॉ था उसमें वर्क कंट्रैक्ट का जो डिफिनेशन था वो वाइड था, उसमें इमोल प्रॉपर्टी को भी कवर कर रहे थे। यहाँ उन्होंने स्पेशली बोल दिया है कि इमोल प्रॉपर्टी से ही वो रिलेटेड रहेंगे। ठीक है, अब इनके कुछ एक्सेप्शन भी है। पहला एक्सेप्शन क्या बोलते हैं क्या, कि यदि ये आप वर्क कंट्रैक्ट सर्विसेज जो आप सर्विस अवेल कर रहे हैं वो फॉर फर्दर सप्लाई वर्क कंट्रैक्ट सर्विस करते हैं, यानी कि आप सेम नेचर ऑफ आउटवर्ड टेक्सटाइल सप्लाई करते हैं, इन दैट केस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड एक्सेप्शन है, इमोल प्रॉपर्टी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी होना चाहिए, यानी कि इमोल प्रॉपर्टी से तो है ठीक है, बट वो इमोल प्रॉपर्टी जो है वो प्लांट एंड मशीनरी है, इन दैट केसेस में आपको जो है वो क्रेडिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में एक्सक्लूड करते हैं कौन कौन सा, लैंड, बिल्डिंग और अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर एंड पाइपलाइंस लेड आउटसाइड द फैक्ट्री प्रीमाइसेस, यानी वैसे पाइपलाइन जो फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर बिछाए गए हैं उनको यहाँ पे प्लांट एंड मशीनरी में कवर नहीं किया गया है। ठीक, अब ये कंस्ट्रक्शन इन ओन अकाउंट बेसिकली क्या है कि ये तो वर्क कंट्रैक्ट सर्विसेज में क्या था, एक कंट्रैक्टर जो है हमको इमोल प्रॉपर्टी डेवलप करके दे रहे थे, अब ये बोलते हैं कि हम किसी और को यानी कंट्रैक्टर को ना दे करके हम अपने अकाउंट में ही कंस्ट्रक्शन करवाते हैं, यानी मैंने खुद गुड्स मंगा लिया और सर्विस किसी सर्विस प्रोवाइडर से ले लिए, अकॉर्डिंगली अपना इमोल प्रॉपर्टी डेवलप करवा लिए, तो उस केस में क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो बोलते हैं उस केस में भी आपका आईपीसी ब्लॉक्ड है। इवन आप गुड्स और सर्विसेज सेपरेटली लेते हैं, इन दैट केसेस में भी आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। इसमें बस सिंपल ध्यान में रखना है कि वर्क कंट्रैक्ट सर्विसेज का डिफिनेशन यहाँ कवर नहीं होगा, अदरवाइज कंस्ट्रक्शन और इमोल प्रॉपर्टी दोनों का जो मीनिंग है उसको ध्यान में रख करके आपको क्रेडिट नहीं मिल पाएगा। यदि वो कंस्ट्रक्शन के मीनिंग में फॉल कर रहा है और इमोल प्रॉपर्टी के मीनिंग में फॉल कर रहा है और वो एक्सेप्शन में नहीं आ रहा है, इन दैट केसेस में आपको क्रेडिट ब्लॉक हो जाएगा। ठीक है, तो इसको समराइज में यदि करें तो आपको क्रेडिट कब मिलेगा, पहला तो मिलेगा कि यदि वर्क कंट्रैक्ट के सर्विसेज में वो कवर ही ना हो। ठीक है, यानी कि यदि आप इतने सारे बिल्डिंग, कंस्ट्रक्शन, फैब्रिकेशन, इरेक्शन, रिपेयर, मेंटेनेंस यदि मूवेबल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, इन दैट केसेस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरा देखिए, यदि आपका कंस्ट्रक्शन में कवर ना हो, तो कंस्ट्रक्शन में कवर कब होगा, यदि हम उस एक्सपेंडिचर को कैपिटलाइज कर देते हैं, तो यदि कैपिटलाइज नहीं किए तो अगेन हमको क्रेडिट मिल जाएगा। यानी कि वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट में कवर हो रहा था, इमोल प्रॉपर्टी से रिलेटेड है, बट उसका हमने कैपिटलाइज नहीं किया अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, इन दैट केसेस में आपको क्रेडिट मिल जाएगा। दूसरा में ये हो गया। तीसरा पॉइंट में है कि इमोल प्रॉपर्टी का केवल एक ही एक्सेप्शन है, प्लांट एंड मशीनरी, यानी प्लांट एंड मशीनरी में यदि वो कवर हो गए, इन दैट केसेस में आपको जो है क्रेडिट मिल जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी में जो एक्सक्लूड कर रहे हैं वो ध्यान में रखिएगा। प्लांट एंड मशीनरी में क्या क्या एक्सक्लूड है, लैंड, बिल्डिंग, अदर सिविल स्ट्रक्चर, टेलीकम्युनिकेशन टावर और वैसे पाइपलाइन जो कि फैक्ट्री प्रीमाइसेस के बाहर बिछाए गए। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं हम लोग, एनआरटीपीएन पर्सनल कंजम्पशन। बोलते हैं क्या कि यदि एक नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन जब वो इंडिया में आते हैं और ड्यूरिंग स्टे इन इंडिया वो जो कोई भी गुड्स या सर्विसेज अवेल करते हैं, तो इन दैट केसेस में यदि उनको कोई भी जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है उन गुड्स और सर्विसेज पे, तो वो क्रेडिट नहीं ले सकते हैं। वो यहाँ स्पेशली बोला गया है कि आपको क्रेडिट नहीं मिलेगा। बट एक ही इनके एक्सेप्शन है कि यदि उन्होंने आउटसाइड इंडिया से कोई गुड्स इंपोर्ट किया था और उस पे आईजीएसटी पेमेंट किए थे, बेसिकली कस्टम ड्यूटी जब वो पेमेंट कर रहे होंगे तो उसके साथ साथ आईजीएसटी भी पेमेंट किए होंगे, इन दैट केस उस आईजीएसटी का उनको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है, एनआरटीपी का मतलब क्या होता है, एनआरटीपी का मतलब होता है ऐसे पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विसेज और बोथ एज अ प्रिंसिपल और एजेंट और इन एनी अदर कैपेसिटी बट हु हैज नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस और रेजिडेंस इन इंडिया। यानी कि वैसे पर्सन जो कि आउटसाइड इंडिया के हैं और वो इंडिया में आते ही हैं फॉर स्मॉल पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जैसे एग्जांपल के लिए बोले तो कई बार जॉब फेयर या ट्रेड फेयर लगता है जिसमें आउटसाइड इंडिया के बहुत सारे पर्सन यहाँ पे आते हैं उसमें पार्टिसिपेट करने के लिए,
इंडिया में आते हैं पार्टिसिपेट करने के लिए, और ड्यूरिंग दैट पीरियड उनको कोई भी गुड्स या सर्विसेज अवेल करना पड़ता है और उस पर वो जीएसटी पेमेंट करते हैं तो उसका क्रेडिट उनको नहीं मिलेगा। अब है पर्सनल कंजम्पशन। पर्सनल कंजम्पशन से रिलेटेड आपको याद होगा लास्ट क्लास हम लोग डिस्कशन किए थे कि गुड्स और सर्विसेज पे क्रेडिट लेने के लिए आपको ये चीज इंश्योर करना पड़ेगा कि गुड्स और सर्विसेज यूज हुआ है इन द कोर्स और फर्दरेंस ऑफ बिजनेस, तो वैसे भी आप क्रेडिट ले नहीं सकते हैं। बट उस प्रोविजन को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पर भी इसको स्पेशली मेंशन कर दिया गया है कि यदि आप कोई भी गुड्स सर्विसेज पर्सनल कंजम्पशन पर्पस के लिए यूज करते हैं तो इन दैट केसेस में भी आपको जो है वो क्रेडिट ब्लॉक्ड है, आप क्रेडिट नहीं ले सकते। उसके बाद है फ्री सैंपल, गिफ्ट, लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, रिटर्न ऑफ, डिस्पोज्ड ऑफ। यानी कोई भी गुड्स आपने फ्री सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, गिफ्ट में दे दिया, लॉस्ट हो गया आपका, डिस्ट्रॉयड हो गया, आप उसको रिटर्न ऑफ कर दिए या डिस्पोज्ड ऑफ कर दिए, तो क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो यहाँ स्पेशली बोला गया है कि क्रेडिट आपको इन सारे चीजों पे क्रेडिट नहीं मिलेगा। फ्री सैंपल का मतलब क्या होता है? तो सैंपल का मतलब जीएसटी में डिफाइन नहीं किया गया है, हमको डिक्शनरी मीनिंग में जाना पड़ेगा। कमर्शियल पार्लेंस में यदि इनको देखें तो सैंपल्स का मतलब होता है कि सैंपल्स आर गिवन टू प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स टू एनेबल देम टू टेस्ट द क्वालिटी ऑफ द आइटम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन टू बाय द सेम। यानी कि आपके जो गुड्स हैं उसको परचेज करने से पहले उनकी क्वालिटी को टेस्ट करने के लिए आप कस्टमर्स को फ्रीली में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। गिफ्ट को भी जीएसटी लॉ में डिफाइन नहीं किया गया है, इनके मीनिंग को देखने के लिए आपको ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1882 में देखना पड़ेगा। कॉमन पार्लेंस में देखें तो गिफ्ट इज मेड विदाउट कंसिडरेशन, वॉलंटरी इन नेचर एंड मेड ओकेजनली, इट कैन नॉट बी डिमांडेड एज मैटर ऑफ राइट। ठीक है। अब है आईटीसी इन द हैंड्स ऑफ सप्लायर इन रिस्पेक्ट ऑफ सेल्स प्रमोशनल स्कीम। यानी कि सप्लायर को आईटीसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा यदि वो सेल्स प्रमोशनल स्कीम के तहत अपने कोई भी गुड्स बेचते हैं। तो इस पे एक सर्कुलर आया था जो उन्होंने क्लैरिफाई किए थे बहुत सारे टर्म्स को, देखते हैं कि करके हम लोग इनका इम्प्लीकेशन देखते हैं कि किस किस केसेस में क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो पहला सैंपल एंड फ्री गिफ्ट देखते हैं। सैंपल एंड फ्री गिफ्ट पे देखने से पहले एक कॉमन ऑब्जेक्टिव जो जीएसटी एक्ट का था वो क्या है, मैं यदि किसी भी गुड्स को कंज्यूम कर रहा हूं तो कायदे से मुझे जीएसटी बियर करना चाहिए, राइट। तो जब हम सैंपल में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं या फ्री गिफ्ट में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, फ्री गिफ्ट डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इन दैट केसेस में हम कोई भी उसका वैल्यू चार्ज नहीं करते हैं रिसिपिएंट से। जैसे ही कोई वैल्यू चार्ज नहीं करते हैं तो उसका कंसिडरेशन जीरो हो जाता है। जैसे कंसिडरेशन जीरो हो गया तो सप्लाई के मीनिंग में कवर नहीं होते हैं, अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी लगता नहीं है। तो जैसे जीएसटी नहीं लगा तो अकॉर्डिंगली जो जीएसटी का बर्डन था वो हमने रिसिपिएंट को ट्रांसफर किया नहीं। इन दैट केसेस में जीएसटी का बर्डन चूंकि हम ही बियर कर रहे हैं, अकॉर्डिंगली हमको क्रेडिट नहीं मिलेगा। लॉजिकली यदि देखते हैं तो हमको क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए, राइट। सही सेम बात यहाँ पर बताया गया है कि डू नॉट क्वालिफाई एज सप्लाई अंडर जीएसटी एक्सेप्ट दोज फॉर अंडर शेड्यूल 1 विदाउट कंसिडरेशन, अकॉर्डिंगली आईटीसी इज नॉट अवेलेबल। यानी सिंपल और फ्री गिफ्ट जो है वो सप्लाई के मीनिंग में क्वालिफाई नहीं करते हैं, अकॉर्डिंगली उस पर जीएसटी नहीं लगता है, अकॉर्डिंगली आपको भी आईटीसी नहीं मिलेगा। ठीक है। यहाँ एक ही एक्सेप्शन है शेड्यूल 1 के केस। यानी शेड्यूल 1 में विदाउट कंसिडरेशन केसेस में भी आपको जीएसटी पेमेंट करना पड़ता है। इन दैट केसेस में आपको उस इनपुट्स पे क्रेडिट आपको मिल जाएगा। यानी क्या कहना है, वैसे फ्री सैंपल और फ्री गिफ्ट आइटम्स जिसपे शेड्यूल 1 अप्लीकेबल हो जाता है, इन दैट केसेस में चूंकि हमको टैक्स पेमेंट करना पड़ जाता है उस केसेस में, अकॉर्डिंगली हमको क्रेडिट भी उसका मिल जाएगा। ठीक है। दूसरा है बाय वन गेट वन फ्री ऑफर। यानी यहाँ पे क्या है कि आपको 2 गुड्स मिलते हैं फॉर द प्राइस ऑफ 1। ठीक है। इन दैट केसेस में यहाँ पे है कि हमने तो टैक्स का जो बर्डन है वो हमने रिसिपिएंट को ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है। तो इस केसेस में आपको फ्री सैंपल वाला रूल अप्लीकेबल नहीं है, हमने टैक्स का बर्डन ट्रांसफर कर दिया है, अकॉर्डिंगली हमको क्रेडिट मिल जाएगा। ठीक है। बट ये ध्यान में रखना है यहाँ वैल्यू जो होगा फॉर द पर्पस ऑफ टैक्स पेमेंट वो डिफरेंट हो सकता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं यहाँ पे, जैसे 2 शर्ट थे, 2 शर्ट का प्राइस है जनरली 2000। ठीक है। बट उसको हम दे रहे हैं 1000 में, 1000 चार्ज कर रहे हैं फॉर 2 शर्ट्स के लिए। इन दैट केसेस में हम रिसिपिएंट से तो 1000 ही चार्ज कर रहे हैं। ठीक है। बट फॉर टैक्स पर्पस के लिए ऐसा हो सकता है कि हमको 2000 पे जीएसटी पेमेंट करना पड़े, राइट। ये हो सकता है। तो इसीलिए जो है वो डिफरेंट है, उसका वैल्यूएशन कैसे करेंगे दैट इज डिफरेंट टॉपिक है। बट हमको यहाँ पे आईटीसी लेने के लिए आईटीसी यहाँ कोई रेस्ट्रिक्टेड नहीं है, आप आईटीसी इस पे इजीली ले सकते हैं। उसके बाद है डिस्काउंट। डिस्काउंट का जो कंसेप्ट है वो सेक्शन 15 में जिक्र किया गया है। इन्होंने 2 भाग में बांट रखा है डिस्काउंट को। पहला बोलते हैं क्या कि यदि आप डिस्काउंट टैक्स इनवाइस इशू करने से पहले देते हैं या टैक्स इनवाइस इशू करने के बाद देते हैं।
यदि आपने पहले दे दिया, टैक्स इनवाइस इशू करने से पहले दे दिया, तो फिर तो अकॉर्डिंगली आपका टैक्स इनवाइस में ही मेंशन कर दिया जाएगा ट्रेड डिस्काउंट या जो डिस्काउंट करके कीजिए, आपका टैक्स इनवाइस में ही मेंशन हो जाएगा, अकॉर्डिंगली टैक्स लायबिलिटी ही रिड्यूस हो जाएगा। बट आफ्टर इश्यू ऑफ इनवाइस आप डिस्काउंट देते हैं कस्टमर को, इन दैट केसेस में आपको क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट नोट इशू करना पड़ेगा, अकॉर्डिंगली रिसिपिएंट को क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ेगा। ये वो सेक्शन 15 में लिस्ट किया हुआ है। यहाँ क्रेडिट से इनका कोई भी लिंक नहीं है। क्रेडिट उनसे रिलेटेड जो इनपुट्स है, यानी कि जो आउटपुट सप्लाई आप सप्लाई कर रहे हैं ऑन डिस्काउंट पे, उनसे रिलेटेड जो इनपुट्स हैं उनका यहाँ कोई इम्पैक्ट नहीं है, आप उसका आराम से क्रेडिट ले सकते हैं। फर्दर जो रिसिपिएंट्स है उस सप्लाई के, जिनको डिस्काउंट पे मिला है, उनको बस एक ही चीज ध्यान में रखना है कि यदि सब्सिक्वेंट टू द इश्यू ऑफ इनवाइस यदि उनको कुछ डिस्काउंट मिलता है तो उनको क्रेडिट रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं हम लोग। अब टैक्स पेड अंडर सेक्शन 10, 74, 129 एंड 130। अंडर सेक्शन 10 तो पता है कंपोजिशन स्कीम में पेमेंट करते हैं, तो यानी कि मैं सप्लायर हूं, मैंने कंपोजिशन स्कीम ऑप्ट कर रखा है, मैंने यदि कुछ गुड्स सेल किया तो मुझे अंडर कंपोजिशन स्कीम में जो अप्लीकेबल टैक्स रेट है अकॉर्डिंगली मुझे पे करना था, तो मुझे मेरे जो सप्लाईज के जो इनपुट्स होंगे उस पर मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा। ये तो मैंडेटरी कंडीशंस ही है कंपोजिशन स्कीम अवेल करने का, तो मुझे नहीं मिलेगा। फर्दर जिसको मैंने बेच रखा है उनको भी नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको टैक्स इनवाइस नहीं मिला है, उनको बिल ऑफ सप्लाई मिला होगा, अकॉर्डिंगली उनको भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। अब सेक्शन 74 बेसिकली बोलते हैं कि फ्रॉड केसेस में यदि आपने कोई इनपुट एज क्रेडिट अवेल कर लिया या फिर कोई भी टैक्स पेमेंट करना पड़ता है फ्रॉड केसेस में, तो आपको क्रेडिट जो है उस पेमेंट का नहीं मिलेगा। 129 और 130 जो है सीजर का केसेस है, यदि आपका कोई भी गुड्स सीज हो गया था और अकॉर्डिंगली आपको कुछ पेमेंट करना पड़ गया है गवर्नमेंट को अंडर जीएसटी एक्ट, तो इन दैट केसेस में भी उस पेमेंट पे आपको कोई भी क्रेडिट नहीं मिलेगा। लास्ट में है आईटीसी रिवर्सल व्हेन रिटर्न ऑफ टाइम एक्सपायर्ड मेडिसिन और ड्रग्स। यानी कि एक सर्कुलर आया था 2018 में, बता रहे हैं क्या कि यदि आप कोई भी मेडिसिन या ड्रग्स को रिटर्न करते हैं, यहाँ टाइम एक्सपायर्ड के लिए बताया गया था, बट लेटर ऑन उन्होंने बताया कि वैसे मेडिसिन जो कि टाइम एक्सपायर्ड नहीं भी है वो भी यहाँ कवर होते हैं, तो कोई इसमें डिस्टिंक्शन नहीं है कि टाइम एक्सपायर्ड है या फिर नहीं है। यदि आप रिटर्न करते हैं सिंपल, तो आपको आईटीसी रिवर्सल करना पड़ेगा। कैसे करेंगे वो देखिए। रिटेलर और होलसेलर कैन रिटर्न द टाइम एक्सपायर्ड गुड्स, रिटर्न गुड्स ट्रीटिंग एज फ्रेश सप्लाई और इशूइंग क्रेडिट नोट। या तो आप उसको ट्रीट करिए फ्रेश सप्लाई की तरह और क्रेडिट नोट इशू करके आप कर सकते हैं। क्रेडिट नोट इशू कब तक कर सकते हैं, टाइम लिमिट है तो क्रेडिट नोट इशू कर दीजिए, टाइम लिमिट नहीं है तो फ्रेश सप्लाई मान करके आप टैक्स इनवाइस इशू कर दीजिए, अकॉर्डिंगली आप रिवर्स कर दीजिए। ठीक है, अब है रजिस्टर्ड पर्सन के लिए कैसे करेंगे अदर देन सीपी। सीपी का मतलब कंपोजिशन पर्सन। यदि एक रजिस्टर्ड पर्सन है, उनको कोई गुड्स रिटर्न करना है अपने सप्लायर को, तो वो फ्रेश सप्लाई ट्रीट करके उनको यानी कि टैक्स इनवाइस इशू करके वो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैल्यू ऑफ रिटर्न गुड्स क्या होगा, तो वही वैल्यू आपको लेना पड़ेगा जो जिस वैल्यू में आप सप्लायर से वो गुड्स रिसीव किए थे। अब जो रिसिपिएंट्स हैं यानी बेसिकली जो सप्लायर है, सप्लायर के पास गुड्स रिटर्न होकर के आ गया, तो वो भी जितना जिस वैल्यू का आपको गुड्स रिटर्न हुआ है टैक्स इनवाइस उनके पास आ गया है, सब्जेक्ट टू सेक्शन 16। यदि उनको अलाउ करता है क्रेडिट लेने के लिए तो क्रेडिट ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं उनको। दूसरा है कंपोजिशन पर्सन। कंपोजिशन पर्सन यदि कोई भी गुड्स को रिटर्न करते हैं अपने सप्लायर को, तो उनको बिल ऑफ सप्लाई रेज करके उनको रिटर्न करना पड़ेगा। वो टैक्स इनवाइस इशू कर नहीं सकते हैं, उनको जिस रेट से टैक्स पेमेंट करना है, जो एप्लीकेबल टैक्स रेट है उनके ऊपर, उस रेट से उनको टैक्स पेमेंट करना पड़ेगा। अकॉर्डिंगली रेसिपिएंट जो है रिटर्न गुड्स का यानी कि बेसिकली सप्लायर जो है रिटर्न गुड्स का, वो आपको जो है क्रेडिट लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं क्योंकि उनको टैक्स इनवाइस नहीं मिला है। तीसरा है अनरजिस्टर्ड केसेस में या अदर्स केसेस में। तो अनरजिस्टर्ड जो क्या करेंगे, रिटर्न कर देंगे बाय इशूइंग एनी कमर्शियल डॉक्यूमेंट, उनको तो कोई टैक्स इनवाइस इशू ही नहीं करना है, टैक्स क्रेडिट का कोई कंसेप्ट ही यहाँ पे नहीं है। लेकिन यहाँ पे चीज ध्यान में रखना है, बहुत सारे केसेस में क्या होता है कि आपने जो गुड्स रिटर्न किया यानी कि मैं रिसिपिएंट हूँ और मैंने अपने सप्लायर को गुड्स रिटर्न कर दिया, ठीक है, रिटर्न कर दिया तो मैंने क्या किया, मैंने टैक्स इशू करके सप्लायर को दे दिया, सप्लायर ने उनको रिसीव कर लिया, क्रेडिट भी ले लिया, बट उस गुड्स को सप्लायर ने क्या कर दिया, डिस्ट्रॉयड कर दिया। तो इन दैट केसेस में सप्लायर को जो क्रेडिट अवेल कर रखे थे उनको रिवर्सल करना पड़ेगा सेक्शन 17 का 5 में। जस्ट हम लोग डिस्कशन किए, यदि डिस्ट्रॉयड हो जाता है तो आपको जो है वो क्रेडिट का रिवर्सल करना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ बताया गया है कि स्टेट क्लैरिफिकेशन जो है वो आल्सो एप्लीकेबल टू रिटर्न ऑफ गुड्स फॉर रीजंस अदर देन बीइंग टाइम एक्सपायर्ड, यहाँ क्लियरली मेंशन भी कर दिया गया है। दैट्स ऑल, आज का टॉपिक यहीं एंड होता है। अब टाइम है इंपॉर्टेंट टिप्स का। इन माय ओपिनियन आज जो हम लोग प्रोविजन डिस्कशन किए ब्लॉक क्रेडिट या इनएलिजिबल क्रेडिट से रिलेटेड, उसको कंप्लाई करने के लिए मेरे हिसाब से आपको दो चीज करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए, तो आप जो इनवर्ट सप्लाई रजिस्टर मेंटेन करते हैं उसमें दो कॉलम ऐड करिए।
फर्स्ट कॉलम ऐड करिए फॉर इलिजिबल और इनएलिजिबल के लिए, यानी कि आपको एट ए इनवाइस लेवल आपको मेंशन करना पड़ेगा कि हम इस इनवाइस का जो क्रेडिट ले रहे हैं वो इलिजिबल है या इनएलिजिबल है। सेकेंडली, जितने भी इनएलिजिबल इनवाइसेस हैं उन सारे के लिए आपको मेंशन करना है कि सेकेंड कॉलम में मेंशन करना है कि कौन से सेक्शन में ये इनएलिजिबल है। सेक्शन 17 का 5 में जो अभी हम लोग डिस्कशन किया उसमें इनएलिजिबल है या किसी और सेक्शन में इनएलिजिबल है। ठीक है, ये दो चीज करिए। ये आपको कैसे हेल्प करेगा? तो पहला हेल्प करेगा कि जीएसटी 3 का जो आप रिटर्न फाइल करेंगे वहां आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ता है, तो उसको आइडेंटिफाई करने में आपको दिक्कत नहीं होगा। वहां आपको एक समरी फिगर मिल जाएगा और अकॉर्डिंगली आप वहां इजिली रिपोर्ट कर सकते हैं। दूसरा फायदा करेगा आपको एनुअल रिटर्न फाइल करते समय वहां पर भी आपको सेपरेटली रिपोर्ट करना पड़ता है पूरे साल का, तो वहां पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तीसरा, देखिए ये जो डिटर्मिनेशन करते हैं कि सेक्शन 17(5) में ये इलिजिबल है या इनएलिजिबल है, यहाँ एक जजमेंट का रिक्वायरमेंट होता है, यानी आपका क्या जजमेंट है किसी भी इनवाइस पे, उसका एंड यूज आपको देखना पड़ेगा, उसका डिस्क्रिप्शन देखना पड़ेगा, कहाँ इसका हम यूज करते हैं। ये बहुत सारे जगह आपको अपना जजमेंट यूज करना पड़ता है, जो कि पर्सन बाय पर्सन वेरी करेगा। तो जो सेकंड पर्सन आपके वर्क को रिव्यू कर रहा होगा उसको ये एनालाइज करने में हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो डेट्स ऑल। आप ये दो चीज आप अपने डे टू डे प्रैक्टिस में इसको इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं मेरे हिसाब से, तो ये आपको जरूर हेल्प करेगा। डेट्स ऑल गाइस, होप ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा। थैंक यू।